कभी आपने नोटिस किया है कि जब किसी घर में एक स्पेशल नीड्स बच्चा होता है तो सबकी जिंदगी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। थेरेपीज, डॉक्टर्स, स्कूल मीटिंग्स, टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स, बच्चा हमारी नज़रों का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है और बनना भी चाहिए। लेकिन अक्सर एक चीज़ हम सबकी नज़रों से ओझल हो जाती है और वो है वो माँ जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप रो लेती है, वो बाप जो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते करते अंदर से थक चुका होता है, और वो भाई बहन जो चुपचाप रहकर ही एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे कल्चर्स में केयर गिवर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा अवेलेबल रहें, कंप्लेन ना करें, टूट कर भी मुस्कुराएं और अपनी थकन को फर्ज का नाम दे दें। आज का एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते हुए भी कभी कभी सोच लेते हैं कि मैं ये सब कब तक कर पाऊंगा। उन सिबलिंग्स के लिए जो अपने इमोशंस को कभी जुबान नहीं दे पाते। और इन सब चीज़ों की बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज मैडम समरीन अफसल, सीनियर प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, DHQ हॉस्पिटल एंड अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। वो चाइल्ड ड्रीम सेंटर फैसलाबाद की फाउंडर हैं, जहां स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए एजुकेशनल और थेराप्यूटिक सर्विसेज के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी गाइड किया जाता है। उनका रिसर्च का सफ़र भी काफ़ी गहरा है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और अडेप्टिव फंक्शनिंग पर काम, जहां उन्हें दिखाया गया कि स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग से बच्चों की सेल्फ केयर, लैंग्वेज, सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और रीसेंट रिसर्च जहां वो पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल सपोर्ट, रेजिलियंस और मैरिटल स्ट्रेन के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर कर रही हैं। और आज उनका मेरे साथ स्टूडियो में होना बहुत पर्सनल भी है और बहुत प्राउड मोमेंट भी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वेलकम मैडम समरीन अफसल। मैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इरादे। Thank you so much, Ira, for inviting me, giving me the opportunity to talk on specific topics, ठीक है? And I am so excited to talk to you. एक्चुअली मैं तो ग्रेटफुल भी बहुत हूँ, प्राउड भी बहुत हूँ और बहुत आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने मुझे अपना टाइम दिया है। और क्योंकि ऑडियंस मेरे जो हैं वो शायद नहीं जानते, मैम समरीन अफजल जो हैं उन्हीं की अंडर सुपरविजन जो है मैंने ट्रेनिंग ली है, तो इसलिए अपने टीचर के साथ ऐसे एज अ कलीग बैठ के बात करना मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thanks a lot, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो मेंटल हेल्थ के लिए, और जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो और लोगों में अवेयरनेस दे रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक बहुत यूनिक वे में, और इसकी ज़रूरत भी है, नीड ऑफ द टाइम भी है। मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ कि वो तमाम लोग जो हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन हमारी वॉइस जो है वो मीडिया के थ्रू ही एक आप ये कहें कि जनरल पॉपुलेशन में जा सकती है। हाँ जी। तो ऑथेंटिक और आप ये कहें कि एक्सपीरियंस लोगों से बात करने के लिए एरा जैसे लोगों की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, और ये हमारे लिए थैंक एक, यू। मैं आपको इनकरेज भी करूँगी इसके लिए और अप्रिशिएट भी करूँगी थैंक आपके यू सो एफर्ट्स को मच, ना। इट मीन्स अ लॉट। मैम अगर आपकी स्पेशलिटी की बात करें तो माशाल्लाह से आप एडल्ट्स भी डील करती हैं, एडोलेसेंस भी, और चिल्ड्रन के साथ आपका ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अरसा आपका बच्चों के साथ गुजरा है। तो अगर हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल पाकिस्तान में टर्म कौन सी यूज़ करते हैं, क्योंकि होता है ना चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, पीपल विद डिटर्मिनेशन, तो आप लोग कौन सी जो है वो किस तरह से आप मुखातिब करते हैं? अच्छा, अगर हम इसको प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे देखेंगे तो उस लिहाज से तो हम ये है कि न्यूरो डाइवर्स, डिफरेंट एबिलिटीज़, ठीक है, और पर्सनस हैविंग स्पेशल नीड्स, जिस तरह से आपने भी बोला है, ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ ही यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज़ करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यही है कि हम ज़्यादातर जो फोकस करें, अब यही कहते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, बिकॉज ऐसे बच्चे जिनकी एबिलिटीज़ ज़रा डिफरेंट हैं तो हम उनको डिफरेंटली एबल्ड ही कह रहे हैं। कोई इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ इस तरह से, लेकिन जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती थी उसको तो हम भी डिस्करेज भी करते हैं और अवॉइड भी करते हैं, जिसमें आप ये कहें कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या आप ये कहें कि खसूसी बच्चे, हाँ ज़हनी जी। माजूर, इस तरह की वर्डिंग्स जो है
हाँ उसको जी। हम डिस्करेज करते हाँ हैं। जी, मेरे ख़्याल से हम लोग भी ज़्यादा वहाँ पे यही प्रैक्टिस करते हैं, पीपल विद डिटर्मिनेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़। स्पेशल एबिलिटीज़, तो यस। आई थिंक उसी को करते हैं। तो मैम ठीक है, बात बच्चों की हमें पता चल गया कि दिस चाइल्ड इज़ विद स्पेशल नीड्स, इसको हमारी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो उसकी उसकी तवज्जो उस वो तो हमारी तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। लेकिन जो आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो ये है कि एक बच्चे की नीड्स तो हम मीट कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं केयर गिवर की, तो आपके हिसाब से कौन है जो केयर गिवर है? क्योंकि फैमिली तो काफ़ी बड़ी यूनिट है ना, तो हुँ। मेन केयर गिवर आप किसको कंसिडर करती हैं? अच्छा जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो टॉपिक है, ये बड़ा यूनिक आपने चूज़ किया है, केयर गिवर्स के बारे में बात करना, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नेग्लेक्ट होने वाला ओवरऑल भी कॉन्सेप्ट, अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो केयर गिवर्स वो अटेंडेंट्स जो कि कॉन्स्टेंटली अवेलेबल हैं अपने उस पर्सन के लिए जिसकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, या आप कहें कि कोई भी जो कि पेशेंट है, पेशेंट केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाले लोग जो हैं। लेकिन दो वर्ड्स को हम लेके चलेंगे अभी यहाँ पे। एक तो हम बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ना। हुँ, अच्छा, अब मैं हमेशा से जब से करियर स्टार्ट हुआ, जब भी बात करती हूँ पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स से, तो ज़्यादातर तो मैं आपको बताऊँ कि अगर हम बच्चों की स्पेशल नीड्स में देखते हैं तो वो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स जो ठीक हैं। है। और केयर गिवर्स की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन स्पेशल नीड की बात करते हुए या स्पेशल की बात करते हुए अगर हम देखते हैं तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आई टेल यू, कि जो लोग हम स्पेशल प्रोटोकॉल भी अच्छा समझते हैं, हम स्पेशली अटेंड होने को, जब गेस्ट आते हैं स्पेशल फोकस को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। हुँ, लेकिन जब इस तरह की आप ये कहें कि डाइवर्स पॉपुलेशन की बात होती है, डिफरेंटली आप ये कहें कि जिनकी कैपेसिटीज़ हैं, उस टाइम पे हमारा एटीट्यूड और एक थिंकिंग का पैटर्न जो है वो बिल्कुल आप ये कहें कि 90 के एंगल पे चेंज हो जाता है कि क्यों। हुँ, 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 और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो तो बात की है कि केयर गिवर्स कौन होंगे। केयर गिवर्स ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, वो जो बच्चे की सोशल, इमोशनल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल तमाम नीड्स को फ़ोकस कर रहे हैं और उनको अटेंड कर रहे हैं, हुँ, उनकी हुँ, केयर हुँ। कर रहे हैं। सही है, सही है। तो जब केयर गिवर की बात करते हैं तो आपने बोला पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में भी माँ का रवैया और माँ के ऊपर उसके असरात, वो बाप के ऊपर असरात से कैसे मुख्तलिफ होंगे? अगर आप हमारे ऑडियंस को ये समझाना चाहें। अ, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आप क्या देखते हो कि कौन बंदा ज़्यादा जो है अच्छा उससे जी, इम्पैक्ट हो रहा है? पेरेंटिंग जो है बेसिकली दैट इज़ लाइक फुल टाइम जॉब। एक तो मुझे लगता है कि हमें अपनी पॉपुलेशन में रहते हुए पाकिस्तानी लोगों में और बाकी भी इस तरह से हमें ये आइडिया ही नहीं है कि पेरेंटिंग भी एक जॉब है पूरी की पूरी, ठीक है, एंड इट्स अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, और पेरेंट्स में अगर हम देखते हैं तो जर्नली तो आपको भी आइडिया है, आप भी प्रोफेशनल पर्सन हो के दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आप ये कहें कि सिमिलर हैं और डिफरेंट हमारे रोल्स होते हैं और उन रोल्स में ही हमारी डिवीजन्स हैं बीइंग पेरेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ आप ये कहें कि सब कॉन्टिनेंट में जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली मदर इज़ द बेसिक, यू कैन से, फैमिली यूनिट में कंसीडर किया जाता है। और फिर मैं उसको ये भी कहती हूँ कल्चरल एस्पेक्ट के अलावा रिलीजियसली भी कि मदर का रोल जो है हुँ, वो ज़्यादा आप ये कहें कि उसका बॉन्ड और बाकी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली लोग उसको असाइन करते हैं। और मदर का रोल ये है कि बेसिकली बच्चों को लुक आफ्टर करना हुँ, और उनकी एजुकेशन हुँ, प्लस हुँ, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करना। हुँ, हुँ, और ट्रेनिंग इज़ समथिंग विच इज़ लाइक यू कैन से कि पहले भी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता था। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हुँ, हैं हुँ, और अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हुँ, देन वी नीड टू फोकस ऑन पेरेंटिंग एंड स्कूलिंग बेसिकली, ठीक है। आप प्रिवेंशन की बात करते हो तो ऑब्वियसली आप पेरेंट्स को ही एजुकेट करोगे कि आप बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, उसकी जो बाकी स्टेजेस हैं डेवलपमेंटल, उसके बारे में वेल अवेयर हूँ और उसकी इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड अकॉर्डिंग टू, यू कैन से, के डेवलपमेंटल स्टेजेस अगर हुँ, हमें पता होंगी बीइंग पेरेंट्स,
तो वी कैन ऑफर देम द स्पेस बेसिकली। सही। तो उससे फिर हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल चैलेंजेस को अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर प्रिवेंट कर सकते हैं, सकते हैं बेसिकली। प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। हम्म। प्लस एक हेल्दी ग्रूमिंग में एज ए पर्सन उन लोगों को किस तरह से हम एक हेल्दियर इन्वायरमेंट दे सकते हैं, वो अगर हमें खुद से आइडिया होगा बीइंग पेरेंट्स कि क्या नीड्स होती हैं। अब हमारे यहाँ तो आपको पता है कि सिबलिंग्स हैं, ज़्यादा बहन भाई हैं, और जब एक बहन भाई की एज और स्टेज जो है वो 5 इयर्स पे है, दूसरे की 16 इयर्स पे है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा होता है कि 16 वाले को जो है वो रोल मॉडल बना के 5 ईयर वाले को उसको बताया जाता है। हालांकि 16 वाला अपनी ही एडोलेसेंस में, और आप ये कहो कि उसकी अपनी एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टर्मोइल में वो अपने तरीके से हार्मोनल फिज़िकल चीज़ों को फेस कर रहा होता है। और जो 5 साल वाला बच्चा होगा उसकी और तरह के इंटरेस्ट होंगे, डिमांड्स होंगी, और मदर्स अंडर प्रेशर जो है, जब पूरा फैमिली यूनिट लेके चल रही हैं, तो वो सबको एक ही एंगल से लेके चलती हैं। तो हम लोग तो काफ़ी सारे अवेयरनेस के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स वगैरह स्कूल्स में अरेंज करते हैं, और जहाँ पे भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले हम ज़रूर उस पर बात करते हैं, सो दैट वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी किसी फैमिली में कोई बच्चा विद स्पेशल नीड्स आता है, तो उनको उनकी माँ का जो है पूरी रूटीन वो किस तरह से इम्पैक्ट होती है कंपैरेटिव टू समबडी एनी न्यूरोटिपिकल? अच्छा, अब हम पहले तो थोड़ा सा जनरली ही बात कर रहे थे। अगर स्पेसिफाइड हो जाते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं और उनके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, केयर गिवर्स की बात कर रहे हैं, और उस मदर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ओवर द ईयर इट्स बीन लाइक 16 to 17 ईयर्स आई एम इन द फील्ड, और मैं ये समझती हूँ कि वक्त गुजरने के साथ मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया, एम्पथाइज भी किया कि दे आर द रियल सफरर्स। आई टेल यू, बहुत दफ़ा ऐसे भी है कि किसी का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड ही जो है वो प्रॉब्लम के साथ है। ऑटिज़म इज़ सो कॉमन, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, और एक यंग मदर है, बिल्कुल उसकी मैरिज हुई है, उसका पहला बच्चा इस तरह से है, वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, और हेल्प सीख करना। लेकिन मैंने देखा है कि मदर्स और पेरेंट्स, केयर गिवर्स सिर्फ इस वेट में मल्टीपल लोगों के पास जा रहे होते हैं कि शायद कोई ये कह दे कि इस बच्चे को ये वाला मसला नहीं है, और वो इस ट्रॉमा से और इस चीज़ को चेक करने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए वो इतनी एंग्जाइटी में होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं, कि उनको खुद आइडिया नहीं हो रहा होता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है। और ऑब्वियसली उसमें इमोशनल सपोर्ट हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली सपोर्ट भी, क्योंकि कल्चर में अगर हम देखें तो सून आफ्टर मैरिज फीमेल्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वी थिंक दैट दे आर इंडिपेंडेंट और लाइक हैविंग द स्पेस, बट दे डोंट हैव द स्पेस। आई टेल यू, उनके पास वो वाला स्पेस नहीं है कि जिसमें उनको, मतलब वो सिर्फ ये नहीं फेस कर रही हैं, उन पे ये बर्डन नहीं है कि उनके बच्चे के साथ मसला हो गया है, बल्कि उनको सोसाइटी के सवालों के जवाब भी देने हैं, अपने इन लॉज को, रिलेटिव्स को, अपने इवन स्पाउस, फादर फिगर समटाइम्स दे आर नॉट अकोमोडेटिव इनफ। वो कहते हैं कि तुम तो इसी तरह से सोच रही हो, या इस बच्चे को तो मसला नहीं है, या अगर है भी तो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह की चीज़ें उसके लिए ना, वो एक आप ये कहें कि सिंगल हैंडेडली स्ट्रेस्ड, खामोश, परेशान उस एक प्रोसेस में है। एंड यू नो कि व्हेन आई टोटली लाइक थिंक अबाउट इट, कि आप ये देखो कि अगर एक मदर का एक बच्चा है, देन शी इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ फैमिली, लाइक यू कैन से कि यूनिट तो बन रहा है ना उसका फैमिली का, तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी होगी, ठीक है, उसका स्ट्रेस भी होगा, फिर उसको ये भी देखना है कि अगर उसका पहला बच्चा या दूसरा तीसरा जितना भी है, ठीक है, वो चीज़ें आप ये कहें कि मैं तो बर्थ ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिलेट करती हूँ कि स्ट्रेस को उनके, आप ये कहें कि बेयर करने का और उसको परसीव करने का, इन लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये कह सकते हो कि उन पे इम्पैक्ट डिफरेंट है। सही। क्योंकि एक फ़ीमेल की लाइफ जो है ना, वो जो एक मीडियन स्टेज है, अभी तो हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह ज़्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन एक्वायर करती हैं लड़कियाँ, ठीक है, दे आर एजुकेटेड इनफ, ठीक है, लेकिन साथ ही एकदम से फैमिली लाइफ में आके वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कभी नहीं शेयर की होती हैं उसको वो करना शुरू करती हैं, और फिर इस तरह का कोई चैलेंज आ जाए तो वो चीज़ उनकी लाइफ को एंटायरली बदल देता है। अगर
एरा मैं ये कहने में इसमें कोई भी नहीं फील करूँगी कि आप भी अगर एम्पथाइज करो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के, उनकी जगह पे रख के देखो, तो उनकी एंटायर लाइफ में एक तो वैसे ही एडजस्टमेंट का फेज़ है और फिर हार्मोनल चेंजेस भी हैं, हाँ जी। ठीक है, फिर उनकी बॉडीली चेंजेस भी हैं जिनको वो फेस कर रही हैं। तो ये जो केयर गिवर्स में भी मुझे लगता है रेजिलियंस का, सोशल सपोर्ट का, और आप ये कहो कि कोपिंग की स्किल्स कैसी हैं। अगर स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स पहले ही आइडिया नहीं है कि बर्डन को, या अगर स्ट्रेस आता है उसको मैनेज करने के लिए हमने अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, जो कि मुझे लगता है कि इतना उस टाइम पे कोई फोकस कर नहीं रहा होता उन चीज़ों पे। तो वो एक हैप्पीनेस वाला जो कंपोनेंट है ना, वो उनकी लाइफ से जो है ना वो मिसिंग हो जाता है। It's very heavy actually to even to absorb. Obviously हम ये चीज़ें सेशंस में तो रोज़मर्रा ही हम देखते हैं ना, रोज़ देखते हैं इन चीज़ों को। और ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो बर्थ ऑर्डर के हिसाब से माँ जो स्ट्रेस को कोप करती है और उसको परसीव करती है वो भी बदलता है, उसका अंदाज भी बदलता है। और जब एक औरत जब पहला बच्चा हुआ और पहले बच्चे कोई ऑटिज़म डायग्नोज हो गया है, तो उसको परसीव करने में और दूसरे बच्चे की स्ट्रेस को हैंडल करने में बहुत फ़र्क होगा। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल केसेस हैं। ओवरऑल जनरल स्ट्रेस तो माएँ बर्दाश्त कर ही रही हैं, लेकिन ये केस टू केस डिफरेंट है। वही ना कि हर बंदे की नीड्स ही डिफरेंट हैं। नीड्स भी डिफरेंट हैं, और फिर सोसाइटी का एटीट्यूड मैं आपको बताऊं, दे कैन नॉट गो इन द मैरिजेस, डिनर्स, लंचेस, ठीक है। बच्चा जो है उसके बिहेवियर के साथ में एसोसिएटेडली डेफिनेटली एग्रेसिव आउटबर्स्ट होंगे या कुछ भी ना हो, बट दे यूज टू शेयर विद मी कि हम इसीलिए नहीं जा रहे होते हैं कि बार बार पूछते हैं ये बच्चा, अच्छा तुम्हारा वो वाला बच्चा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसको कोई मसला लग रहा है, ठीक है। एक तो हमारी सोसाइटी में पॉइंट आउट भी किया जाता है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट आउट कर रहा है उसकी कोई इंटेंशंस नेगेटिव। हाँ जी। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है उसके देखने का अंदाज ड्यू टू स्ट्रेस, डिप्रेशन इस तरह का हो गया है कि वो उस चीज़ को उतना पॉजिटिवली परसीव नहीं करते। हाँ जी। सो दे व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, दे स्टार्ट अवॉइडिंग द सोशल सिचुएशंस। शादी पे नहीं जा रहे हैं, डिनर्स पे नहीं जा रहे हैं, रिलेटिव से नहीं मिल रहे हैं, और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के इर्द गिर्द। और मैंने एक चीज़ और भी अपने इस तमाम जर्नी में देखी कि समटाइम्स दे आर टू मच अटेंटिव टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, कि वो बहुत ज़्यादा ओवर अटेंड कर रही होती हैं और बाकी सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को उस तरह से अटेंड नहीं करते हैं, ज़रा ज़्यादा आप ये कहें कि अपना टाइम और एनर्जी ऐसे बच्चों को दे देते हैं। जबकि हमारा ये मैसेज होता है कि आपने इक्वल लेके चलना है। आप अगर सारी अपनी तवज्जो इस एक बच्चे पे भी दे देंगे तो वो बाकी बच्चों के भी चांसेस हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इमोशनली और बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली। या तो वो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन दे देते हैं, या फिर बिल्कुल ही किसी एक, आप ये कहें कि एक ब्लेम गेम भी चल रही होती है स्पाउस कपल के दरमियान में, और कॉन्स्टेंटली इस वजह से ऐसे हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे मुझे स्ट्रेस दिया था, या जो भी चीज़ है। मैं ये कहती होती हूँ कि इफ़ यू आर लिविंग इन द करंट मोमेंट, ठीक है, तो पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको काउंसल कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को, मतलब हम वो रिवर्ट नहीं कर सकते। और खैर अभी आप मेरे से और भी जो भी चीज़ पूछेंगे, मेरा तो इसको देखने का एंगल ही बहुत डिफरेंट है। ऐसे बच्चों को, इनकी फैमिलीज़ को कल्चरल, रिलीजियस भी आप कह सकते हैं, और इवन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी मैं इसको बहुत डिफरेंटली, हाँ जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से सेपरेटली भी ज़रा हाँ इसको जी, करती हूँ। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया और आपकी डेडिकेशन भी जो है वो इतनी ज़्यादा इस फील्ड में लेके, तो ऑब्वियसली जो बात आप कर रही हैं, जो जैसे आप महसूस कर पा रही हैं, मे बी मैं उसको उस तरह से महसूस ना कर पाऊँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब बच्चे को लेट्स से ऑटिज़म डायग्नोज हुआ, तो समटाइम्स पार्टनर्स के बीच में एक ब्लेम गेम चल रही है। समटाइम्स कहते हैं कि आपकी जीन्स में है, वो कहते हैं आपकी जीन्स की वजह से आया है, तुमने मुझे स्ट्रेस दिया था, हम खुश नहीं थे, मे बी मैंने कुछ खा लिया था। तो आई थिंक पेरेंट्स में वो जो गिल्ट का फैक्टर है ना, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें मैं फिर यही कहूँगी कि देखें, जो चीज़ एक और भी ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि देखें उस कपल की भी लाइफ है। हाँ जी। पेरेंट्स होने के अलावा, केयर गिवर्स होने के अलावा, उनकी अपनी भी तो एक लाइफ है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और अगर मैं इसको देखूं अपने पर्सपेक्टिव से भी कि ये वो फील्ड है, मुझे लगता है कि इट टेक्स
लाइक टू मच एनर्जी, मोटिवेशन प्लस डेडिकेशन, कि आप कॉन्स्टेंटली ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे केयर गिवर्स को एड्रेस कर रहे हैं जो आप ये कहो कि एक लाइफ लॉन्ग उनके साथ आप ये कहें कि ऐसे जर्नी में है जिसमें हमारे पास डेफिनेटिवली कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि 100% रिकवरी नहीं है इसकी, ठीक है। आप इसको, इसमें बेहतरी तो ला सकते हैं, लेकिन आप इसको 100% ट्रीट नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। और उस मैनेजमेंट में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि फिर आप किस तरह से जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको काउंसल करना, उनको लाइफ की तरफ लेके आना, इट्स कांस्टेंट स्ट्रगल। आई हैव अ टीम, ठीक है, जो इस पूरे आप ये कहें कि जर्नी में हमें हेल्प आउट करती है। आई हैव सीन डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटीज़ टू। अच्छा, हाँ, कि आप ये देखो ना कि आप मुसलसल एक इस तरह की फील्ड में सर्विस देते जा रहे हो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा होप्स और फिर रिवॉर्ड भी उतना नहीं है। द वे यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जीज एंड यू आर लाइक थिंग्स, सारा कुछ अपनी फील्ड की भी, और मैं बाकी भी, चूँकि मैं एडल्ट में भी वर्किंग करती हूँ, आप किसी के साथ वर्किंग करते हो, वो रिकवर करता है, वो आपके लिए मतलब वैसे भी थैंकफुल भी होता है, आपको खुद भी इंटरनली एक सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन एक दूसरी साइड पे ऐसी फील्ड है जिसमें आप इन्वेस्ट भी आम से ज़्यादा आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। रूटीन में आप अगर 10% अपना देते हो तो यहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो, और फिर भी आउटकम जो है वो फिर कम है। लेकिन कहीं भी ये है कि आउटकम आप 10% भी दे रहे हो, 100% आउटकम हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दैट मेक्स द डिफरेंस। ये चीज़ थकाती है थोड़ा। मैंने इस चीज़ को इस एंगल से आज से पहले कभी नहीं सोचा। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, क्योंकि अक्सर जब मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो किसी ना किसी इंटरवेंशन से कहीं ना कहीं उनको ब्रेक थ्रू मिलता है, तो वो मुझे पंप कर देता है कि आई एम रेडी फॉर 1 more year। यस, लेकिन जब आप व्हेन यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड फैमिलीज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, तो उसमें जो है वो रिवॉर्ड उस लेवल का नहीं है। तो वाकई ही आई थिंक एक प्रोफेशनल थकन भी होती होगी। प्रोफेशनल एग्जॉशन भी है, थकन भी, बर्नआउट है ना हाँ जी, हाँ बेसिकली। जी, हाँ तो जी। वी डू कीप लाइक चेक्स ऑन आवर सेल्फ एज वेल कि हम अपना 100% दें। हाँ, लेकिन वही बात है कि जब आपको इन रिटर्न उस तरह से नहीं आ रहा होता है, लेकिन दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट डिबेट, और हम इस पे बात मेरे ख्याल से करेंगे भी बाद में, कि क्या चीज़ हमें मोटिवेटेड करती है, सही। मोटिवेशन हमारे में क्या लेके आता है कि हमने कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ अरसा सर्विस देते हैं, 2-3 साल, 5 साल, 7 साल, उसके बाद वो स्विच कर लेते स्विच हैं। कर देते हैं हाँ जी, उसको। हाँ जी, लेकिन कांस्टेंट हमें क्या चीज़ इस चीज़ से जोड़ती है, हाँ जी। क्योंकि देखिए इन पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होना, मुझे ऐसे लगता है इन मदर्स के लिए अवेलेबल होना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, कि उनको उनकी फैमिली भी एक्नॉलेज नहीं करती है, और ऑब्वियसली अगर एक बच्चा जिसकी सारी नीड्स डिफरेंट हैं, हाँ जी। उसके लिए आपके घर का सेटअप भी डिफरेंट हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग के पैरामीटर्स, एजुकेशन। मुझे लगता है कि वैसे ही पेरेंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि बच्चों को रेडी करना, स्कूल भिजवाना, लेकिन दैट इज़ द नॉर्मल पैटर्न बेसिकली। हाँ जी। अगर एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है तो उसके लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी सेपरेटली ही उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए हेल्थ सर्विसेज भी, चूँकि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ में आप खुद से ही कोशिश करते हैं। नो डाउट, मैं फिर भी कहूँगी कि देयर आर फैसिलिटीज़, लेकिन पेरेंट्स हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तो एक ऑब्वियसली अब अगर इन्फ्लेशन है और जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो भी हो, लेकिन ये है कि इस तरह का कोई भी चैलेंजिंग चीज़ जो है और जो कि कांस्टेंट है, वो उनके लिए बर्डन हो जाती है। ऑफ कोर्स किसी के लिए भी हो जाएगी। तो वो तो फिर लाइफ लॉन्ग जर्नी है ना, जैसे आपने बिल्कुल। बोला, और प्रोफेशनल्स की भी उनके साथ जर्नी लाइफ लॉन्ग ही है। आपने बीच में एक बात की है कि एक कपल्स की भी तो अपनी एक लाइफ होती है, और आई थिंक मैं जब आपके बारे में, आपके काम के बारे में स्टडी कर रही थी, तो ये आपकी एक स्टडी मेरी इन आंखों से गुजरी थी, जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं या आई थिंक कर लिया है कि मैरिटल स्ट्रीन कैसे डिवेलप होती है फॉर द कपल्स हु हैव चिल्ड्रन विद ऑटिज्म या स्पेशल नीड्स।
तो उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं कि आप इन किन फैक्टर्स को आप उसमें रिलेट करते हो कि मैरिटल स्ट्रेन कब आता है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है कि उनके बच्चे लाइक दे आर किड्स विद द डिटर्मिनेशन, लेकिन मे बी सब पे उतना मैरिटल स्ट्रेन नहीं आता जितना किसी स्पेसिफिक कपल्स पे आता होगा, तो उसकी क्या रीजंस आप देखते हो? उस पे जो रीजंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेन क्यों आ रहा है, एक तो गिल्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है ना इसके अंदर, ठीक है। इसको गिल्ट के साथ भी एसोसिएट करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अपना जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन है उसमें आप ये देखो ना कि टाइम ही एक दूसरे के लिए, और अगर आप बैठ भी रहे हो और कैसी हमारी ग्रूमिंग है या हम किस तरह से उनको गाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम केयर गिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी देखें तो शायद हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। इनफैक्ट तो हम बच्चे की नीड्स को एड्रेस कर लेते हैं, हम आप ये कहें कि उसके लिए जो ट्रेनिंग का और टीचिंग का मटेरियल है या उसके जो पैरामीटर्स हैं उसका उनको गाइड करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बीइंग कपल दे हैव देयर लाइफ, ठीक है, और उनकी मैरिटल सेटिस्फेक्शन जो है उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसमें गिल्ट का एलिमेंट भी है, उसमें सोशल सपोर्ट भी है उनकी, फिर उनका आप ये कहें कि आपस में प्रॉक्सिमल आप ये कहें कि टाइम किस तरह का गुजर रहा है, ठीक है। इसमें फिर आप ये कहें कि उनकी फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल नीड्स जो हैं वो वाला टाइम ही वो लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं आपस में, और ज़्यादा टाइम जो है वो नीड्स को ही एड्रेस करने में गुजर रहा है, दूसरे बच्चों की और इनकी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ लैकिंग। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह की कोई भी स्टडी करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें ये देखना चाहिए कि जो पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसके रिगार्डिंग हम उनको काउंसल करें कि हम ये कर, मतलब जैसे हम लोग करते हैं कि पेरेंट्स को गैदर करके उनको हम एजुकेट करें कि हाउ दे कैन लाइक अटेंड देम सेल्व्स, ठीक है, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, और इवन कपल्स को बुला के फादर और मदर को। एंड दिस इज अगेन वेरी चैलेंजिंग, आई टेल यू ईरा, कि आप बुलवाएंगे दोनों को लेकिन दोनों नहीं आ पाएंगे और इकट्ठा नहीं आ पाते हैं, ठीक है, मदर आ जाएगी या फादर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पूछेंगे कि नहीं आज का सेशन तो हमने इस तरह से रखा था और आपने क्यों टाइम स्पेयर नहीं किया, दे हैव देयर जेन्युइन रीजंस, ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन स्टिल द मैटर इज ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग कि दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमारी सेटिस्फेक्शन जो है, मतलब मैंने जो अपने इतने एक्सपीरियंस में देखा है कि पेरेंट्स अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं बिल्कुल, मतलब एज ए केयर गिवर दे आर लाइक इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इवन मैं तो ये कहूँगी कि मेंटली भी जो उनकी कैपेसिटीज़ होती हैं वो कहीं साइड पे रह जाती हैं। सही। और इस तरह से भी होता है कि दोनों कपल में से फादर और मदर एक पर्सन ज़्यादा ही कोई आप ये कहें कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ भी, जैसे एग्रेसिव ज़्यादा हो जाना, टेंट्रम्स और इरिटेबिलिटी, बिकॉज वी आर यूज्ड टू अटेंड देम। तो मैं देखती होती हूँ कि पर्सनैलिटी में भी या तो पहले से फैक्टर्स होंगे, नाउ अ डेज आई एम टू मच इंटरेस्टेड इन दैट कि मदर्स की जो पर्सनैलिटी है, उनके जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या वो पहले से ही डिफरेंट थे इस बच्चे की बर्थ से पहले। अगर हम पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होंगे पहले से ही। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि देयर पर्सनैलिटी पैटर्न्स आर समटाइम वेरी डिफरेंट, अच्छा, ठीक है। इसमें आप ये कहें कि रेजिलियंस भी नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और आप ये कहो कि दे आर नॉट दैट मच, मतलब ज़्यादा ही वो एग्रेसिव टेंडेंसीज के साथ, फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये अब वही बात है ना कि फिर आप देखते हो बच्चों को और फिर उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप उनको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन आई हैव सीन मतलब यंग मदर्स ना, दे आर विद सच काइंड ऑफ पैटर्न्स। तो मेरा था कि चलें एक हम उसके ऊपर भी वर्किंग करें तो शायद प्रिवेंटिवली तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कभी रोल प्ले कर सकता है ना। हाँ, डेफिनेटली। और मैं एक और स्टडी पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में ओवरऑल सिबलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज़म या सिबलिंग विद चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट नीड्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो उसको रिपोर्ट किया। तो एक मैं आपको बताऊंगी, मैंने ना
कोई 2 महीने पहले मैंने एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं दुबई में, उनके हुँ, साथ हुँ। मैंने हुँ, पॉडकास्ट हुँ। किया और ऑटिज़्म पे ही किया। हुँ, हुँ। तो उसमें उसके बीच में हमने एक बात की, क्योंकि मैं ज़्यादा देखती हूँ एडल्ट केसेस को। हुँ। मेरे पास जब अक्सर बहन-भाई या माएँ आती हैं ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज़्म, और मैंने फर्स्ट हैंड मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हमने आइडेंटिफ़ाई किया है, हमने इन चीज़ों पे वर्क किया है कि सिबलिंग्स दे एक्सपीरियंस नेग्लेक्ट, रिजेक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, नॉट फीलिंग एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हुँ, ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाद में अपने एडल्ट हुँ, रिलेशनशिप्स पर भी, एम्बैरेसमेंट एंड शेम। हुँ, अब जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं उन सारी फीलिंग्स को, एंड दे गो बैक टू दैट टाइम कि व्हेन लेट्स से देयर ब्रदर विद ऑटिज्म वो किसी पब्लिक स्पेस में था, उसने कोई टेंट्रम शो किया या उससे कोई टॉयलेट एक्सीडेंट हो गया, तो उस बच्चे ने, उस बहन भाई ने कैसे एम्बैरेसमेंट फील हुँ, की। या ये एक सिचुएशन ले ले, यहाँ के किसी सोसाइटी के किसी बंदे ने कोई चीज़ आपके बहन भाई में पॉइंट आउट कर दी, तो उससे आपको कैसे एम्बैरस और शेम हुँ, हुई। हुँ। मैंने थेरेपी में लोगों को देखा है, देखा मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। लेकिन जब ये बात मैंने पॉडकास्ट पे की है, बहुत सारी माएँ और बहुत सारे लोग बहुत बहुत उन्होंने डिफेंसिव हो गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया इस बात का, उन्होंने बहुत नेगेटिव कमेंट्स डाले उस वीडियो के ऊपर। उन्होंने बोला दिस इज़ पथेटिक, दिस इज़ अनप्रोफेशनल, इस बंदी को तो पता नहीं है क्या बात कर रही है, विच आई डू अंडरस्टैंड। मैं डिफेंसिव नहीं हुई, मैंने उनके क्रिटिसिज्म को भी रिसीव किया है, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर वो इस तरह से भी बोल रहे हैं ना, तो वो कहाँ से ट्रिगर होके बोल रहे हैं। हुँ। लेकिन मैं आपसे ये थोड़ा-सा एग्री करूँगी, मेरे ख़्याल से तो परसेप्शन की बात होती है कि आप एक चीज़ को हाइलाइट कर रहे हो, बट मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारे बहन-भाई होंगे, जो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं एंड दे डू रिपोर्ट। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो मदर्स हमारे पास भी आ रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि एक आप सेशन रखें प्लीज़, जिसमें हमारे इनके बहन-भाइयों को भी आप एजुकेट करें। समटाइम्स वी डू कॉल देम, और मेजॉरिटी में वो इस तरह की बातें कि हमें ये चीज़ इसीलिए तंग करती है या हमारे ये डिफरेंसेस इसीलिए हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से डायरेक्टली साइकोलॉजिकली तो शेम और ये उस एक इंसिडेंट की वजह से हाँ जी। प्रोलॉन्ग जब वो एक्सपीरियंस हाँ करते जी, हैं, हाँ जी। तो मैं आपसे एग्री करूँगी। मतलब ये तो परसेप्शन की बात है कि आप किस तरह से उसको दूसरा उसको पर्सन ले रिसीव रहे हो। कर रहे हो अदरवाइज बेसिकली। इसमें मैं आपसे एग्री इसीलिए करूँगी बीइंग प्रोफेशनल, बिकॉज हम तो उनसे बात करते हैं हाँ जी। और वो अपने एक्सपीरियंसेस इसी तरह के शेयर करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे ख्याल से अगर कोई डिफरेंट इस तरह से है, तो में इस तरह के एक्सपीरियंसेस का होना या उससे फिर उसके कोई साइकोलॉजिकल या कोई सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का अराइज होना, दिस इज सो नॉर्मल। दिस इज़ सो नॉर्मल, और मैंने उस क्रिटिसिज्म को मैंने पर्सनल नहीं लिया, हम्म। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल आई डू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स लोग उस चीज़ को बहुत पर्सनल ले लेते हैं, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। अब वो डिफेंसिव भी किस स्पेस से हो रहे हैं कि वो आजकल तो कह रहे हैं ना कि चाइल्ड विद ऑटिज्म इज़ अ ब्लेसिंग, चाइल्ड विद ऑटिज्म वो हमारे लिए नेमत है, हमें उनको जो है वो कराना है, सोसाइटी में उनको हम्म। अकोमोडेट करवाना है। एंड हम्म। आई टोटली एग्री विद दैट। हम्म। बट मेरा ये पॉइंट है कि आप इसके चक्कर में आप दूसरों की फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, आप में भी वो शेम और एम्बैरेसमेंट एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते एक्सपीरियंस हैं। करते तो हैं। सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप ऐसे जर्नलाइज कर देना और इस तरह से बात करना, विच इज़ टोटली नॉर्मल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या आपने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब बहन भाई आपको ये चीज़ें रिपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली, मैं तो यही बता रही हूँ कि बहन भाई बहुत कुछ रिपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि उनको किस किस तरह से उनकी, और जो हमने अभी आपको हम बात कर रहे थे कि हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने बाकी बहन भाइयों को भी इम्पोर्टेंस देनी है, नहीं तो वो भी इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए गाइड किया जाता है कि कई दफ़ा वो उनकी इमोशनल नीड्स को पेरेंट्स उस तरह से अटेंड नहीं कर नहीं पाते कर हैं, पाते, हाँ और जी। इनको ज़रा आप ये कह लें कि ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही होती है। हम तो बैलेंस का गाइड कर सकते हैं ना, या हाँ जी, चेक हाँ कर जी। सकते हैं थोड़ा। लेकिन ये है कि ओवरऑल भी अगर देखें तो अगर इसका एक स्ट्रेस के साथ, और आप ये कहो कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह वाला एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है,
तो दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इसके साथ फुलफिलमेंट वाला एलिमेंट भी है, हमारे कल्चरल आस्पेक्ट में, हमारी रिलीजियस आस्पेक्ट में। अब एक तरफ से मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली, जिसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी जाती है लेकिन रिवॉर्डिंग उतनी नहीं है। लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड फाइनेंस या आप ये कहें कि फील्ड की सेटिस्फेक्शन के लिहाज से नहीं है। देयर आर सो मैनी आस्पेक्ट्स, ठीक है, जिसमें हम ये कहें कि सोशली, कल्चरली, ठीक है, रिलीजियसली सच थिंग्स गिव अस द मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। जैसे मुझे याद पड़ता है कि जब से मैंने वर्किंग स्टार्ट की, कि इनिशियली तो स्टार्ट में आप में बहुत एनर्जी होती है, यू हैव एम्स एंड लाइक मोटिवेशन टू सर्व एंड टू लाइक गिव योर 100%, आपका पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर ओवर द ईयर क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप इस तरह की स्ट्रेस रिलेटेड फील्ड्स में भी जो है अपनी सर्विसेज जो हैं उनको बेहतर करते हो, सस्टेन करते हो, कंसिस्टेंसी लेके आते हो उसमें। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आपको यही मोटिवेट करती है कि अगर हम नहीं सर्विस देंगे इन तमाम लोगों को तो और कौन फिर हमारे में से होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशली, कल्चरली भी, रिलीजियसली भी हमारे यहाँ आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पर्सन डिफरेंट है, डिफरेंट नीड्स के साथ है, तो देखिए अगर हम बिलीफ सिस्टम की उस लिहाज से बात करें तो अल्लाह ताला ने कुछ सोच के एक आप ये कहें कि चूज किया है, एक जिम्मेदारी आपको दी है जिसको अगर आप एक फैमिली को भी ये फैमिली यूनिट में भी, बिकॉज वी डू बिलीव के अल्लाह की मर्जी के बगैर जो है कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर एक बच्चा है जो डिफरेंटली एबल्ड है, क्योंकि देखिए मैं तो मदर्स को ये भी एजुकेट करती हूँ कि बहुत सारे लोग इशू लेस भी होते हैं हमारे पास, आपको पता है क्लिनिक्स में आते हैं, इनफर्टाइल कपल है, ठीक है, और दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम ईयर्स, ठीक है, और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो अगर कोई बच्चा डिफरेंट भी है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। फिर जेंडर के साथ भी हमारे तो साइकोलॉजिकली आपको पता है बहुत सारे कि जी फीमेल जेंडर की अगर ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी कल्चर में अगर ज़्यादा बच्चियां हैं तो पीपल फील लाइक स्टिग्माटाइज्ड, और सम टाइम फैमिलीज़ में उस तरह से उसको नहीं वो अभी एक्नॉलेजमेंट होती है, मदर डिप्रेस हो जाती हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो फिर हम ये एजुकेट तो ज़रूर करते हैं ना उनको कि अल्लाह ताला ने अगर चूज़ किया है, डिफरेंटली एबल चाइल्ड है या स्पेशल नीड्स के साथ है, तो अल्लाह नोस ना, ठीक है, और ये आपका जर्नी डिफरेंट है, और सो ऑन माई जर्नी इज डिफरेंट एज वेल। हाँ जी, एज अ प्रोफेशनल भी कि मैं उनकी सर्विसेज के लिए, और फिर उसका रिवॉर्ड भी डिफरेंट है। आई थिंक दीज ऑल आर कोपिंग मैकेनिज्म्स साइंटिफिकली एंड रिलीजियसली जो कि हमने सीखे हैं, और इसी से फिर हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं, सस्टेन रख पाते हैं। ऑब्वियसली इस फील्ड में रहना इतने साल दैट इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये जो सोच है हमारी, ये हमारी रेजिलियंस को बूस्ट करती है, बिल्कुल, विच इज़ अमेजिंग। बट on the other hand, if someone is experiencing some negative feelings or negative emotions, it's okay to feel those negative emotions. It's okay to see कि I feel embarrassed, I feel shame, I feel guilty, I feel anxious, I feel depressed, I feel guilty. It's absolutely normal to say that. और आजकल तो वो भी कहा जाता है ना, हेरा, it's okay not to be okay, ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर देखें स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है बेसिकली ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोपिंग का भी मैकेनिज्म भी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें सब में एक तो इसकी अवेयरनेस भी देनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये है कि केयर गिवर के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये भी गाइड करना चाहिए कि उन्होंने अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं उसको कैसे अटेंड करना है। बेसिकली इसके रिगार्डिंग भी हमें उनको गाइड करते रहना और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे और इवन आवर प्रोफेशनल लाइफ जो है, हमारा भी समटाइम्स फोकस बिल्कुल वो बच्चा ही होता है, क्योंकि माँ बाप भी रेडी नहीं होते वो खुद से अपनी काउंसलिंग के लिए आने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर दैट, और गवर्नमेंट लेवल पे भी हम बहुत कम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ही ये था कि दिस इज़
another reality that exists. तो इस पे भी Definitely. बात करनी चाहिए. हम्म तो लेट्स से मैम समरीन कि अगर कोई ऐसी माँ है जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें हम्म तो वो उसके पास इंटरनेट है और इस टाइम वो हमारा पॉडकास्ट सुन रही है, तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स जो है वो माओं को देंगे या केयर गिवर्स को देंगे जिससे वो अपनी रिजिलियंस, अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो बूस्ट रखें, कुछ उसको ठीक रखें, अपने आप का ख्याल रखें? अच्छा, अब इस पे मैं बात करूँगी बड़े सिंपलर वे में. सबसे पहले तो जो मदर है या केयर गिवर है, उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एग्जिस्ट करती है. अपने एग्जिस्टेंस को कभी भी एज एन इंडिविजुअल लेवल ना भूलें. ठीक है, टिप्स तो वो बहुत सारी होंगी साइंटिफिकली कि जो हम ये कह देंगे कि जी आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर स्लीप पैटर्न्स को अडॉप्ट करें, जो कि हम कह भी देंगे अपने रैप अप में. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज़ है कि एज एन इंडिविजुअल हाँ जी. अ पर्सन शुड नेवर फॉरगेट इट कि वो एज ए इंडिविजुअल पैदा हुआ है. अगर हम देखें, हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और हमने अकेला ही जाना है. और अपनी आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी को कभी ना भूलें. ठीक है, यू शुड हैव योर गोल्स. ठीक है, आपके कोई गोल्स होने चाहिए, आपकी कोई डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. अच्छा, इस मदर की भी कोई डिटर्मिनेशन और गोल रहे होंगे. उसको वो कभी मतलब ड्यू टू सम बर्डन, ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर नॉट अटेंडिंग, बट दे हैव देयर इन हार्ट एंड लाइक यू कैन से सोल का कनेक्शन भी इसी तरह से है, मेंटली भी वो उस चीज़ से कनेक्टेड है. अगर वो उन चीज़ों को रिवाइज करे कि मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है, उसको रिवाइज करे और अपने लिए वक्त निकाले. मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि देखें, आप एक, आई नो पीपल, ठीक है, और मैं बल्कि ख़ुद अभी तक इस स्टेज तक इंटरेस्टेड होती हूँ लोगों से सवाल पूछने में कि आपकी पर्सनैलिटी 5 साल पहले मैं आपसे मिली थी या 2 साल पहले हम मिले थे, अभी चेंज है. तब क्या था, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए. ठीक है, सो शादी इज़ नॉट द लाइफ. लाइफ तो कुछ और है. ठीक है, अगर आप लाइफ के जर्नी को देखें, शादी इज़ वन कंपोनेंट ऑफ दैट. फिर पेरेंटिंग भी एक कंपोनेंट होगी. फिर इसी तरह से अगर स्पेसिफिक नीड्स के साथ एक डिफरेंट बच्चा है, वो भी उसमें एक उसका पार्ट है. बट लाइफ इज़ समथिंग एल्स. आपने हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्लोर करना है, आपका क्या गोल है ज़िंदगी में, उसको जब आप दोबारा से आइडेंटिफाई करते हो और अपने बारे में ये सोचते हो कि मैंने ये वो एलिमेंट्स हैं जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है. लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल सो मैनी थिंग्स, लाइफ, डेथ, ठीक है, हेल्थ और अनहेल्दी. कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, कोई भी अस्पताल में नहीं जाना चाहता है, कोई भी सुई भी चुभ जाए, कोई बंदा ये नहीं चाहता है. हाँ जी. लेकिन स्टिल देयर आर रियलिटीज़, ठीक है, एक्सीडेंट्स, थिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं. बट यू शुड थिंक कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ. और उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि आप ये देखें कि आप क्यों हैं, और फिर ये लाइफ के जो एलिमेंट्स हमें असाइन हुए हैं, हम इनके लिए अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें. ठीक है, जो उस बच्चे की भी नीड्स हैं उसको भी अटेंड करें, अपनी बाकी फैमिली पैटर्न्स को भी देखें, लेकिन हम खुद को लेके चलें. सही. मतलब अपने आप को भुला देने से कभी भी कोई मीनिंग नहीं मिलता है. नहीं मिलता है. ठीक है, और मैंने बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं, दे आर विद लाइक एक्स्ट्रा टैलेंट्स, आई टेल यू. ठीक है, और उनके सारे टैलेंट्स और वो फिर साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के एलिमेंट में, और फिर गिव अप कर देना. दैट इज़ नॉट द लाइफ. ठीक है, लाइफ इज़ समथिंग जिसमें, और एक चीज़ मैं और कहती हूँ कि चलाते रहना. मतलब रुकना नहीं है, चलना है. ठीक है, क्योंकि आप ये देखेंगे अगर पानी भी खड़ा रहे ना, तो उसके अंदर भी वो वाली स्मेल आ जाती है. और लाइफ जो है बेसिकली उसमें हम कई दफ़ा इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है. ठीक है, कि बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, हमने सोचा हुआ होगा आइडियल टाइप का, तो उसका शायद आउटकम होगा. नो, लाइफ को चलाना है आपने. ठीक है, और नो मैटर्स के उसमें
बस वो स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, यू मीन कि बिहेवियरल एक्टिवेशन होनी चाहिए जो हमारी ज़ुबान हाँ, में है कि रोज़मर्रा ठीक है आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन आपकी खुद की भी कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो डेफ़िनेटली। आपको एनर्जाइज़ करें, जो आपको मोटिवेशन दें और जो आपको थका भी दें मेंटली हुँ, एंड फिज़िकली, तभी आप अपनी साइकिक एनर्जी को यूज़ कर पाओगे। बिल्कुल। और वो जो लो एलिमेंट है ना एक कि हमने इंडिविजुअलिटी को भुलवा के, हुँ, सारी चीज़ों को साइड पे रख के, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ को मीनिंग दिया कि यह ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी नहीं होती है। सही। शादी एक पार्ट है, बच्चों का होना एक पार्ट है, ठीक है? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का होना भी एक पार्ट एक है। देयर पार्ट है। शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हुँ, हुँ। बोथ थिंग्स, यू नो इट, हुँ, ठीक है? हुँ। और फिर हेल्दी लाइफ़स्टाइल को ऑप्ट करना कि जिसमें आप ये कहें प्रॉपर स्लीप हो, हुँ। आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी होनी हुँ, हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ। आपका कम्युनिकेशन के पैटर्न्स बेहतर होने चाहिए, शेयरिंग वाला एलिमेंट। हुँ, हुँ, आजकल हुँ। लोग बात नहीं करते हैं। हुँ। मैं ये भी मैसेज ज़रूर दूँगी, यू शुड टॉक, ठीक है? बात करना, आज से पहले जब एआई का दौर नहीं था, फिर भी लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड थे और शेयर करते थे। अब वो शेयरिंग्स नहीं है हमारी यूथ की, हमारे इर्द-गिर्द हम जो हमारी एडोलेसेंस वाले लोग हैं, दे आर मोर इनटू स्क्रीन्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो प्रमोट करें एक ह्यूमन कनेक्शन को, और एक-दूसरे से शेयर करने से, बात करने से बात बनती है। हुँ। और जैसे इरा दे आपका ये शो का नेम है, ठीक है? तो देखें इरादे भी तो होने चाहिए ना कोई हाँ इस जी, तरह के। इरादा भी तो होना चाहिए ना तो ऑब्वियसली। उससे भी बहुत जो है ना मुझे लगता है हाँ कि जी, चीज़ें डिफरेंट वे में हाँ जी। आप कन्वे करते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो यही नहीं है कि सिर्फ़ इरादे का अगर इरादा है केयर गिवर की हेल्थ के बारे में बात करना, आगे से केयर गिवर का भी इरादा होना चाहिए अपने आप के लिए सोचना। तो सोचना। फिर ही जो है आप हाँ। बेहतर बन पाओगे। और आई थिंक ये जो सारी हमने बात की है केयर गिवर की मेंटल हेल्थ की, फॉर मी द रीज़न इज़ कि प्रिवेंशन। हुँ। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो एट द एंड आप वही क्लिनिकल चैलेंजेस की तरफ जाओगे, चाहे वो बॉडी के हों या चाहे वो माइंड के हों। ऐसे क्रॉनिक स्ट्रेस में रह के फिर तो ऐसा ही रिजल्ट और होता है। देखिए रेज़िलियंस भी तो मैटर करती है। हाँ अब जी। देखिए पहले भी स्ट्रेस होता था, हुँ, पहले भी स्ट्रेसर्स होते थे, लेकिन लोगों की कोपिंग कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़, टॉलरेंस और ये वो चीज़ें थीं जो उनको थोड़ा-सा आप ये कहें रिलीफ़ देती थीं। हुँ, अब मुझे ऐसे लगता है कि मदर्स ने, केयरगिवर्स ने, हम सब ने, मैं भी उसी में शामिल होंगी, हमने खुद से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं जो कभी भी हमें कही नहीं गई थी, हुँ, ठीक है? हम उन चीज़ों का बर्डन खुद ले लेते हैं हुँ। और फिर बर्डन शेयरिंग पे भी हमें थोड़ा-सा, आप ये कहें कि बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया खुद को। मतलब बहुत ही इनफ्लेक्सिबल, हाँ, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल, बिल्कुल। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हाँ, आप इससे तो एग्री करोगे इरा हाँ के जी, हाँ जी। पास में देखिए अभी भी इफ़ हाँ। यू हैव अ सिस्टर, ठीक है, और हुँ, उसकी कोई आप ये कहेंगे फैमिली में चेंज आने वाला है और अगर वो आपको कॉल करती हैं, हुँ, ठीक है, हुँ, तो यू विल बी अवेलेबल फॉर हर, ठीक है? तो हुँ। ये वो हेल्प थी पास्ट में जो कि अंडरस्टूड, एक्सपेक्टेड होती थी ना। हाँ जी, अभी आजकल लोगों ने बाउंड्रीज़ बहुत अपनी जो है ना वो बना लिया बना है। ली हैं हाँ जी। और दे डोंट अलाउ। हाँ। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हुँ, आपके ज़हन में। हम यंग मदर्स को देखते हैं जब पोस्टपार्टम में होती हैं बाकी, तो उनके पास हेल्प और सपोर्ट नहीं होती हुँ, है। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसे नहीं है, समटाइम्स तो देखिए आप बाहर के कल्चर में हैं, वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती होगी, हुँ, लेकिन हुँ। यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर में हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है हुँ, हुँ, कि हुँ। आप हेल्प सीक कर सकते हो, लेकिन हम खुद कितने विलिंग हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? कि मतलब हम इन-लॉज़ के साथ कितना हुँ, उनको कितना अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ शेयर करें सही चीज़ों को, बात ठीक है। है? थिंग्स हैज़ चेंज्ड नाउ। हुँ, तो पहले फ्लेक्सिबिलिटीज़ और थीं, अब हमारे पैटर्न्स इनफ्लेक्सिबल हैं। एक्सपेक्टेशंस को वैसे जनरली भी मुझे हुँ। लगता है कि मॉडरेट से लेवल की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, हाँ जी, ज़्यादा नहीं होनी क्योंकि चाहिए। ज़्यादातर बेचैनी जो है और डिससैटिस्फैक्शन है वो तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होने की होने वजह की से वजह आती से हैं। है। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना एनालिसिस करना, पॉज़ लेना, देखना कि मैं सोच क्या रही हूँ, इरादा क्या है मेरा। मेरा अदा क्या है? हाँ जी, आई एम सो ग्रेटफुल, इट वाज़ सच अ लवली कन्वर्सेशन और आई थिंक मैंने स्टार्ट लिया है, आप लोग आप इसको और बढ़ाते जाओ, मे बी आप लोग और ट्रेनिंग्स करवाओ और वर्कशॉप्स कराओ केयर गिवर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में। ऑलरेडी आप लोग बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो। आई एम सो प्राउड टू बी अटैच्ड विद यू एंड टू सिट हियर एंड टॉक विद यू। थैंक यू सो मच।